फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है सोशल मीडिया की सच से मुठभेड़। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करेंगे। नरेश गोस्वामी जी ने हमारे पास में 3 सवाल भेजे हैं। उन 3 सवालों के जरिए मैं ये बातचीत शुरू करना चाहूँगा। उनका पहला सवाल ये है कि तकनीक का अद्यतन रूप होने के बावजूद वर्चुअल रियलिटी समाज के बृहत्तर कल्याण के काम क्यों नहीं आई। इस प्रसंग में पहली चीज तो ये कहना है कि वर्चुअल रियलिटी तो काम आई। सवाल यह है कंप्यूटर और दूसरी चीज़ों ने उसकी संभावनाओं को अपने तरीके से बाधित करने की और दुरुपयोग करने की कोशिश की है। वर्चुअल रियलिटी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, वो कंप्यूटर से भी बड़ा एरिया है उसका। कंप्यूटर तो एक मशीन है खाली, लेकिन वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा संसार है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा बाद में अभी लूंगा अपने तरीके से डिटेल्स में। दूसरा सवाल ये रखा है नरेश जी ने कि वर्चुअल रियलिटी महज यथार्थ नहीं है, वह एक तरह से यथार्थ की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वह मानव समाज के सहज औसत या वास्तविक यथार्थ को समझने या उसमें हस्तक्षेप करने में मदद नहीं करती तो उसका औचित्य क्या है। थर्ड जो क्वेश्चन है उनका वो है कि जेरोन लेनियर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खासतौर पर वर्चुअल रियलिटी के अग्रदूत रहे हैं। गौर से देखें तो इंटरनेट की सार्वजनिक मौजूदगी 3 दशकों की कहानी है और लेनियर इतने कम समय में ही सोशल मीडिया के इतने कटु आलोचक बन गए हैं कि लोगों से अपना अकाउंट डिलीट करने की अपील करने लगे हैं। इस बेचैनी और मोहभंग की क्या वजह है। ये तीनों सवाल हम अपने तरीके से इनके उत्तर जेरोन लेनियर के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि जो हमने टॉपिक रखा है उससे रिलेटेड भी कुछ बातें आए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जेरोन लेनियर ने जब ये बात कही थी या वर्चुअल रियलिटी को इजाद किया था तो उसने एक बात बहुत साफ तौर पर कही थी कि वर्चुअल रियलिटी को कंप्यूटर न समझा जाए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मैंने लिखा भी है इसे। जेरोन लेनियर उन बड़े वैज्ञानिकों में से है, वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह है अमेरिका में, जो विज्ञान का और खासतौर पर सूचना टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो तमाम किस्म की में इस्तेमाल का पक्षधर रहा है। सूचना टेक्नोलॉजी का जितना भी तंत्र है, जितनी भी बड़ी रिसर्च है, वो सब पब्लिक सेक्टर में हुई है। वहां कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई रिसर्च नहीं हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने तो पब्लिक सेक्टर की रिसर्च और उसके साइंटिस्टों को हाईजैक किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोई रिसर्च नहीं की है। मैंने इसकी पूरी की पूरी पॉलेमिक्स को हाइपरटेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट पुस्तक में बहुत पहले 2006 में लिखा था, डिटेल्स में उसकी डिबेट में। कभी मौका लगेगा तो उस डिबेट में जाएंगे हम, लेकिन अभी हम जेरोन लेनियर पर केंद्रित करना चाहते हैं। जेरोन लेनियर डे 1 से, पहले दिन से कंप्यूटर के दुरुपयोग और उसके मैनिपुलेशन की संभावनाओं को लेकर और खासतौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री का जो एटीट्यूड है उसको लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहे हैं। बल्कि अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि जेरोन लेनियर वो कंप्यूटर जगत के, साइबर जगत के कार्ल मार्क्स हैं। जेरोन लेनियर ने जब ये थ्रेट दिया कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के
आने के बाद में उसका सॉफ्टवेयर दोबारा डाउनलोड करने के लिए वो पैसा क्यों लेंगे? और मैं उनको 1 साल का समय देता हूं कि अगर वो 1 साल में अपनी ये पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो मैं उनके सारे के सारे सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा मैं। और जेरोम लेनियर की थ्रेट का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि माइक्रोसॉफ्ट के अब सारे सॉफ्टवेयर से अमेरिकी कैपिटलिज्म के साथ में लड़ाई लड़ी है और बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है। हम जिस ओपन सोर्स की बात करते हैं, ओपन सोर्स के आंदोलन के वे अग्रदूत रहे हैं कंप्यूटर जगत में। यहां फिलहाल हम सिर्फ उस पॉलिमिक्स में है। कंप्यूटर सिर्फ एक उपकरण है, जबकि वर्चुअल रियलिटी वैकल्पिक यथार्थ है। ऑल्टरनेटिव रियलिटी, नॉट मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी। और ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर अभी भी जेरोम लेनियर कायम है। उनकी सारी किताबें, तकरीबन सारी किताबें फ्री इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वो बाजार में भी अवेलेबल है। अगर वर्चुअल रियलिटी वैकल्पिक यथार्थ है तो वर्चुअल रियलिटी की भूमिका अलग होगी। मैं वो संक्षेप में मेंशन भर करना चाहता हूं कि वर्चुअल रियलिटी को निर्मित करने के लिए जेरोम लेनियर ने एक्सरे की मशीन के लेंस का इस्तेमाल किया और उसका विकास किया और उसको वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। और एक्सरे मशीन का सबसे ज्यादा जनित में इस्तेमाल होता था, जिससे हमारे एक्सरे होते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की कोई सीमा नहीं है। आप कंप्यूटर को सीमाओं में बांध सकते हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी को किसी भी तरह की सीमा में बांधना संभव नहीं है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वर्चुअल रियलिटी में पूरा का पूरा म्यूजियम आ जाएगा। में वो ओरिजिनल नहीं है। तो जेरोम लेनियर ने जब वर्चुअल रियलिटी की परिकल्पना की और कॉन्सेप्ट दिया तो उसे एक ऑल्टरनेटिव यथार्थ के तौर पर पेश किया। वह कोई मशीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वहां आप एक नया यथार्थ रच रहे होते हैं। वर्चुअल रियलिटी के जो लेंस आज हमारे हर उपकरण में लगे हुए हैं, एक अच्छे स्मार्टफोन से लेके एक एप्पल के कंप्यूटर तक जो लेंस लगे हुए हैं, जिनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फोटो खींचते हैं, वो क्या है? ये ऑल्टरनेटिव यथार्थ है। ये इस ऑल्टरनेटिव यथार्थ को ठीक ढंग से हमने न तो समझा है और न व्याख्यायित किया है। जेरोम लेनियर कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में कुछ भी, किसी भी किस्म के यथार्थ को आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आर्टिफिशियल युद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आर्टिफिशियल जो है सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि इराक युद्ध के टाइम पर वर्चुअल रियलिटी की वर्षा कर करके
कर करके दिखाया गया। एक्चुअल में युद्ध कैसा था ये हमने नहीं देखा। वर्चुअल रियलिटी का एक दूसरा पहलू है जिसको कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखा है, वो ये कि एक कंसेंसुअस रियलिटी होती है और एक है वर्चुअल रियलिटी। जो वर्चुअल रियलिटी है वो वस्तुगत यथार्थ को संबोधित करती है, और जो कंसेंसुअस रियलिटी है वो अनेक किस्म के क्रमबद्ध सब्जेक्टिविटी और उसके अनुभवों को सामने लाती है। ये वे अनुभव हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। अब सवाल यह है कि वर्चुअल रियलिटी के आने के बाद में मनुष्य की शक्ति में इजाफा हुआ है या उसकी शक्ति कम हुई है। वर्चुअल रियलिटी के आने के बाद मनुष्य की शक्ति में इजाफा हुआ है, मनुष्य की शक्ति कम नहीं हुई है। वो सोशल मीडिया के अकाउंट को बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं, इसके सिलसिले को हम जारी रखेंगे, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, उसे मैं यह मिक्सअप नहीं करना चाहता। वर्चुअल रियलिटी ने संपर्क की और संबंध की अनंत संभावनाएं पैदा की हैं। दूसरी चीज यह कि वर्चुअल रियलिटी जो है वो असहिष्णु नहीं है, बल्कि उसमें एक सहिष्णु भाव है। अगर हम सचमुच में वर्चुअल रियलिटी का विकास करें और उसको एक वैकल्पिक यथार्थ के तौर पर उसका विकास करें तो इससे हिंसा को घटाने में मदद मिल सकती है। जैसे टेलीविजन आया, रेडियो आया, फिल्म आई, उसी तरह मीडियम के तौर पर वर्चुअल रियलिटी आई है। हम वर्चुअल रियलिटी को एक मीडियम के तौर पर उसकी भूमिका को भी नहीं देखते और न जानते हैं, न उसे डिस्कस करते हैं। जर्नल लेनियर ने एक बड़े अद्भुत शब्द का इस्तेमाल किया है, वह स्पॉन्ज। वर्चुअल रियलिटी स्पॉन्ज की तरह है। वह मानवीय गतिविधियों को वे कहते हैं आत्मसात कर लेती है और मानवीय जगत से ग्रहण करती है। वर्चुअल रियलिटी का कोई भी फॉर्म मानवीय गतिविधियों के बिना बनता ही नहीं है। वह मानवीय गतिविधियों को वर्चुअल जगत में ले जाती है। वह जिस हद तक यह कार्य करती है वह फायदेमंद रहती है। वर्चुअल रियलिटी स्पॉन्ज की तरह वास्तव जगत की अच्छी बातों को सोख लेती है, अपने अंदर ले लेती है, बेहतर ऊर्जा को अपने अंदर ले लेती है। इसी वजह से वह ज्यादा सुंदर लगती है। इसके विपरीत जब वर्चुअल रियलिटी वास्तव जगत से खराब चीजों की ऊर्जा को सोख लेती है तब देखेंगे कि वे चीजें छोटी हो गई हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप उस पूरे मैकेनिज्म को समझें। मतलब आप लोग जो फिल्म देखते हैं तो फिल्म में अमूमन यह होता है कि जो वायलेंस का सीन होता है वो वायलेंस का सीन पिक्चराइज करते समय कैमरामैन की कोशिश यह होती है कि उसे दूर से दिखाया जाए, उसे क्लोजअप में न दिखाया जाए। अगर वायलेंस का सीन क्लोजअप में दिखाया जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो
बिंदु होते हैं, बिंब होते, जो कि फिल्म का हिस्सा है, वो लोगों के दिमाग को ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो जब भी किसी भी फिल्म में वायलेंस का सीन आता है तो चीजें जो है वो दूर से दिखाई जाती हैं, लेकिन जब प्यार का सीन आता है तब कैमरा क्लोजअप में चला जाता है। और यही वो चीज है जिसकी तरफ जेरोन लेनियर ध्यान खींचना चाहते हैं को वह अच्छी चीजों को जब वो सोखती है तो और सुंदर बना देती है। इसलिए ये टेक्निक निकाली गई कि कैमरे का इस्तेमाल करते समय फिल्म में वायलेंस दिखाते समय क्लोजअप में न जाए बल्कि लॉन्ग शॉट लिया जाए। और ये जो लॉन्ग शॉट है जिसमें वायलेंस दूर से दिखाया जाता है, इसका लोगों पर असर कम होता है। अगर वही करीब से दिखाया जाए तो उसका असर ज्यादा होगा। जो फिल्म के हिस्टोरियंस ने उन्होंने इस बहुत विस्तार से लिखा है। एक और चीज है, जब आप डायरेक्ट हिंसा देखते हैं और जब वर्चुअल रियलिटी में हिंसा देखते हैं तो इसमें क्या फर्क है? वर्चुअल रियलिटी में हिंसा कैसी भी दिखाई जाए उसका कोई वल्गर इंपैक्ट नहीं होता। यह बात भारत के अनुभवों से भी सच है। गुजरात के दंगों के वर्चुअल फोटोग्राफ्स, विजुअल इमेज, बाबरी मस्जिद विध्वंस की पूरी विध्वंस प्रक्रिया की पूरी इमेज लोगों ने देखी, दिखाई, लोग जानते थे, लोगों को जगह जगह पहुंचाई गई, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट हुआ? तो जो चीज वर्चुअल रियलिटी में लिपिबद्ध होकर आती है उसका इंपैक्ट जीरो होता है, लेकिन उसे अगर आप रियल सेंस में देखेंगे, रियल रूप में देखेंगे तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। एक अन्य चीज है जिसको कि वर्चुअल रियलिटी के प्रसंग में नरेश जी ने उठाया है, वो ये कि वो अभी सोशल मीडिया के कट्टू आलोचक नहीं बने हैं, बल्कि वो पहले से ही, जब से ये कंप्यूटर और दूसरी चीजों को लेकर विवाद शुरू हुआ है इंडस्ट्री में, इंटरनेट जिस तरह से आया है, इंटरनेट की पूरी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने हाईजैक की, संयोग से जेरोन लेनियर उस समूह के सदस्यों में से एक थे जो इसका प्रतिवाद कर रहे थे। वो आज से कटु आलोचक नहीं है, बल्कि वो डे वन से कटु आलोचक हैं कि आखिर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो विकसित किया जा रहा है कंप्यूटर का, इंटरनेट के कम्युनिकेशन का, इसका क्या इंपैक्ट होगा। आखिरी चीज वर्चुअल रियलिटी के प्रसंग में, वर्चुअल रियलिटी ज्यादा कल्पनाशील ढंग से कम्युनिकेट करती है। कंप्यूटर में कोई कल्पनाशीलता नहीं है। कंप्यूटर में जो कुछ भी आपको कल्पनाशीलता दिखाई देती है वो वर्चुअल रियलिटी के उपकरणों की वजह से दिखाई देती है। कंप्यूटर के सिस्टम में कोई कल्पनाशीलता नहीं है। उन्होंने साफ कहा था जेरोन लेनियर ने कि मैं वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो फिजिकल जो अस्तित्व है उसको मैं अपदस्थ नहीं करना चाहता, मैं उसका ऐसे विकल्प भी नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ इसी के साथ रोमांचित हूं कि लोग इसके साथ जी रहे हैं,
यानी वर्चुअल रियलिटी जो हमारी जो वास्तविक जिंदगी है, वास्तविक यथार्थ है, उसके साथ चले। लेकिन इधर के वर्षों में जो एक हवा चली जिसकी वजह से जेरोम लेनियर ने सबसे अधिक प्रतिवाद किया है, वो ये कि वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियल लाइफ को और यथार्थ को ही अपदस्थ करने की कोशिश हो रही है। अब मैं एक अन्य चीज, वर्चुअल रियलिटी में हम अलग से डिटेल्स में बातें और करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं उसे फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहते हुए कि वे जो बात सोशल मीडिया के संदर्भ में कह रहे हैं, जिसको कि हम सिलसिलेवार ढंग से उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके बीच में, उसका मकसद ये है कि समाज में सोशल मीडिया के प्रति एक क्रिटिकल एटीट्यूड पैदा किया जाए। समाज में कोई क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को लेकर गंभीरता से रिसर्च करके लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। उनमें से एक हैं जेरोम लेनियर। और जेरोम लेनियर जब कोई बात कहते हैं तो वे बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करते। उनके पास में अपनी हर बात के पक्ष में बेहतरीन जो रिसर्चर हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं वे हैं। हम में से अधिकतर लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वे सोशल मीडिया के जो अपने जिसे कहें कि रसीले अनुभव हैं, आनंददायी अनुभव हैं, उन्हीं से खुश हैं। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं कि ये जो रसीले अनुभव हैं, ये समाज को और सोशल मीडिया में जो यूजर एक्टिव हैं उनको वो प्रदूषित कर रहे हैं। आप जब वहां पर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, मसलन अभी मैं मीडिया में हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किस रूप में मीडिया में हूं? मुझे ये इल्यूजन नहीं है। मैं जब फेसबुक में दाखिल होता हूं और फेसबुक का इस्तेमाल करता हूं तो मैं भी एक प्रोडक्ट की तरह आपके सामने पेश आता हूं, क्योंकि फेसबुक अपने प्रत्येक सदस्य को कनेक्शन देने की एवज में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो वो मुझे अर्थहीन बना देता है। और वो मुझे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है? वो मुझे प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट करता है कि वह मेरे को एक नंबर में बदल देता है, और मैं अब उसके लिए नंबर और विज्ञापन जुटाने के जो दर्शक हैं, जो उस विज्ञापन को देखेंगे, उनमें कन्वर्ट कर देता है वो। तो मैं प्रोफेसर नहीं रहा, मैं अब नागरिक भी नहीं रहा, मैं कंज्यूमर भी नहीं रहा, अब मैं क्या हो गया? मैं प्रोडक्ट हो गया। और ये हम सबके साथ ये दिक्कत है। तो आपके जो व्यक्तित्व का रूपांतरण फेसबुक की सदस्यता के लेने के साथ ही हो रहा है, क्या आप उसे जानते हैं? और अगर जानते हैं तो आप उसकी काट कैसे करते हैं? आप उसका विकल्प कैसे बनाते हैं? दूसरी चीज जिस पर कि कायदे से विचार करने की जरूरत है वो ये कि हमने लगातार इस बात पर बात की है कि कैसे बूमर मशीन अपने काम को करती है। सवाल यह है कि जब हमारे फेसबुक में, ट्विटर में बड़ी संख्या में फेक लोग हैं, फेक नाम से उनके अकाउंट हैं,
तो सवाल यह है जो कि जेरोन लेनियर ने उठाया है कि क्या फेक व्यक्ति सत्य की रक्षा कर सकता है? क्या फेक व्यक्ति सत्य की हिमायत कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि जो फेक लोग होते हैं उनके पास में सत्य के पक्ष में कोई तर्क नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि जो फेक है उसके सामने सत्य तो आत्महत्या कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो कि झूठ देख के ये कहते हैं कि झूठ लिखा है? हम लोग तो नहीं कहते, हम तो डरते हैं। सेकंड चीज जिस पर कि वो जोर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर पैसा कमाना ही अगर सोशल मीडिया का मुख्य लक्ष्य है, जो कि आज है, तो सोशल मीडिया सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। आज के ही अखबार की रिपोर्ट है, और भयानक रिपोर्ट है, भास्कर में छपी है। वो रिपोर्ट क्या है? कोरोना को लेकर जितना झूठ फेसबुक और ट्विटर पर बोला गया, फेसबुक और ट्विटर ने, मैंने लगातार अपनी बातचीत में कहा है कि लगातार झूठ बोला जा रहा है, लगातार झूठ लिखा जा रहा है, लेकिन ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे फोरम या इंटरनेट की जो दूसरी वेबसाइट है, उनको चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। आज के भास्कर में यह रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फेसबुक ने और ट्विटर ने कोरोना के बारे में सबसे अधिक झूठ का प्रचार किया, उन पोस्ट का प्रचार किया जो पोस्ट झूठ लिख रहे थे। ऐसे 150 पोस्ट फेसबुक में थे जिनमें कि ये इलाज सजेस्ट किए गए थे जो अनसाइंटिफिक है कोरोना के, जिनको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गलत माना है उस तरह के प्रचार को। और ये जो 150 पोस्ट थे, इन 150 पोस्ट को 10 करोड़ से ज्यादा पाठकों ने पढ़ा और करोड़ों लोगों ने इसे शेयर किया। और 150 जो पोस्ट थे जो कि कोरोना के बारे में झूठ बोलते थे, कोरोना के इलाज के बारे में झूठ बोलते थे, इन 150 में से सिर्फ 10 पोस्ट को फेसबुक ने हटाया। या फिर ये लेबल लगा दिया कि ये झूठी गलत जानकारी देने वाला पोस्ट है। सिर्फ 10, यानी 140 झूठी पोस्ट, कोरोना के इलाज को लेकर झूठी पोस्ट फेसबुक पर लगातार जारी रही। उनमें बाबा रामदेव की कोरोना को लेकर भी जो पोस्ट थी और वीडियो थी, वो आज तक नहीं हटाई गई, वो अभी भी जारी है। करोड़ों लोग देख चुके हैं उसे। यही स्थिति ट्विटर की भी है। ट्विटर ने क्या किया कि ट्विटर ने 65 इस तरह की भ्रामक पोस्ट सैंपल के लिए ली गई, और ये जो 65 भ्रामक पोस्ट थी जो कोरोना के बारे में झूठ बोलती हैं, उसके इलाज के बारे में झूठ बोलती हैं, झूठा प्रचार करती हैं, अनसाइंटिफिक प्रचार करती हैं, ये पोस्ट 35 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच गई और इनमें से एक भी पोस्ट नहीं हटाई गई। आप सब लोग जानते हैं ट्विटर के मालिक ने सबसे अधिक चंदा किसे दिया? आरएसएस के संगठन को। ट्विटर और फेसबुक को सबसे ज्यादा विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन बाबा रामदेव से मिलते हैं।
इसलिए बाबा रामदेव की कोई पोस्ट नहीं हटाई गई, ना कोई वीडियो हटाया गया, न यूट्यूब से हटाया गया, ना फेसबुक से हटाया गया और न ट्विटर से उनकी पोस्ट हटाई गई। तो जेरोम लेनियर जो बात कह रहे थे वो यही तो बात कह रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया ने एक तरह से पैसा कमाओ और सिर्फ पैसा कमाओ, और इस पैसा कमाओ की मंशा के तहत उसने जो सबसे खतरनाक काम किया है वो ये आदमी को मूर्ख बनाया है और सत्य की हत्या की है और यूजर को मूर्खों के समुदाय में कन्वर्ट किया है। तो जेरोम लेनियर की जो समझ थी और धारणा थी वो पुष्ट होती है, अभी तात्कालिक अनुभव से भी पुष्ट होती है। वो जेरोम लेनियर ने एक और बात कही जो कि बहुत ही रोचक है। वो ये कि सत्य की परीक्षा तो हो सकती है और सत्य की परीक्षा का आधार है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो तमाम किस्म की जो ईमानदार प्रस्तुतियां हैं, उनके आधार पर उन्हें चेक किया जा सकता है। लेकिन जो मैनिपुलेटेड फेक है, जिसे हम रोज देख रहे हैं फेसबुक में, रोज देख रहे हैं ट्विटर पर, रोज देख रहे हैं टेलीविजन में, ये जो मैनिपुलेटेड फेक जिसको कि बूमर ने तैयार किया है, इसके जरिए किस पर हमले हो रहे हैं? इसके जरिए हमले हो रहे हैं सत्य पर, और सत्य को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसके जरिए कौन सी चीज बढ़ रही है? असत्य, झूठ। तो झूठ हमको नॉर्मल लगने लगा है, झूठ से हमें अब गुस्सा नहीं आता। इसी प्रसंग में जेरोम लेनियर ने कहा कि जब लोग ही नकली हो तो हर चीज नकली लगने लगती है। जो बूमर है, जो कि इस पूरी की पूरी सोशल मीडिया का जो है, जिसे कहें कि संजीवनी है, जिसके बिना ये सोशल मीडिया चलता नहीं है, उसमें फेक ही प्रधान है और सत्य प्रधान नहीं है। ये तमाम किस्म की एलेक्सा और दूसरी स्त्री, कोर्टाना, तमाम किस्म की जो चीजें हैं, और या वो जो तमाम किस्म के जो सेलिब्रिटी और नामी जो पत्रकार, उनके जो आपको लाइक्स दिखाई देते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या फेक की है। अगर आप गौर करें तो आप सोशल मीडिया में जिनसे आप डायलॉग कर रहे हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, इनमें अधिकतर लोग फेक हैं। रियल से तो आपकी बात ही नहीं होती। मसलन जब आप किसी मतलब जूते का विज्ञापन देखा, आपने किसी अटैची का विज्ञापन देखा, या आपने और किसी माल का विज्ञापन देखा, तो आप देखते हैं कि उस माल के विज्ञापन के साथ नीचे कुछ पोस्ट लिखी हुई होती हैं और वे पोस्ट उसकी प्रशंसा में लिखी हुई होती हैं कि ये माल बहुत अच्छा है। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनमें कि उसकी आलोचना भी होती है, जो रिव्यू हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रिव्यू। इसी तरह ट्विटर में, फेसबुक में फेक ट्वीट और फेक पोस्ट टाइमलाइन पर बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। हम में से अधिकतर लोग, मैं भी इसका शिकार होता हूं बीच बीच में, बहुत सावधानी बरतता हूं लेकिन फिर भी शिकार हो जाता हूं। तो हम में से अधिकतर लोग बिना देखे कि ये किसने ट्वीट किया है, किसने पोस्ट किया है, हम तत्काल शेयर करते हैं। हमारी ये नजर नहीं जाती इस पर, हमारा दिमाग नहीं जाता कि हम जिसकी पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो कौन है। हम उसकी खोज नहीं करते, और जब आप उसकी खोज नहीं करते
और आप उसको सीधे अग्रसारित करते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं, तो आप फिर फेक नजर आने लगते हैं, आप स्वयं को फेक बना लेते हैं। तो ये फेक नरेंद्र मोदी के युग का जो सबसे बड़ा जो आउटकम है वो क्या है? फेक मैसेज। नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि व्हाट्सएप से कि आप हमें यह बताइए कि मैसेज का उदय कहां से हुआ। अरे खाली एक दुकान बंद कर दो, सारे मैसेज के उदय अपने आप बंद हो जाएंगे। सारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री फेक मैसेज की तो बीजेपी चला रही है। बिना फेक मैसेज के आप सोशल मीडिया को चला ही नहीं सकते। तो जब आप फेक मैसेज, यानी आपने कोई मैसेज बिना ये जाने किसका है आप फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है, तो आप स्वयं को फेक में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आप स्वयं को फेक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि अब समाज में हुआ है, अब व्हाट्सएप के जरिए हर एक के पास फेक मैसेज की भीड़ लगी हुई है। हर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप मैसेज में कुछ ना कुछ फेक मैसेज पड़े ही होते हैं। तो जो फेक मैसेज से जिसने अपनी पहचान बनाई हो, यानी वो फेक आदमी बना हो, हमारे यहां तो पूरा का पूरा एक समुदाय, फेक समुदाय पैदा कर दिया गया। जो रियल लोग थे उन्हें फेक मनुष्यों में कन्वर्ट कर दिया गया, या हम ये भी कह सकते हैं उन्हें साइबर मनुष्यों में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो फेक समुदाय जो व्हाट्सएप कल्चर के जरिए पैदा किया गया, इसने जो सबसे खतरनाक काम किया वो ये वह समुदाय है जो कि किसी भी किस्म के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हकों पर होने वाले हमले को हमला ही नहीं मानता। जेरोम लेनियर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को रेखांकित किया कि फेक आदमी की यह मुश्किल होती है कि वह सांस्कृतिक हमले को अस्वीकार करता है, वह उसे हमला ही नहीं मानता। आप उसे लाख समझाइए कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, नोटबंदी से आपके अधिकार जा रहे हैं, आपके ऊपर हमला हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं था व्यापारी कि जीएसटी आने के बाद उसके ऊपर हमले होंगे, वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने को फेक में कन्वर्ट कर दिया था। कोरोना काल में जो फेक का जो एकदम तंत्र बुलडोज करने पर लगा हुआ और रियल को फेक में कन्वर्ट करने पर लगा हुआ, उसने इस चीज को लोगों के गले में उतार दिया है कि नरेंद्र मोदी से कोरोना पॉलिसी को लेकर कोई गलती नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो फेक आदमी है, जो कि फेक मैसेज में जीता है और इसने अपने को फेक मैसेज का अभ्यस्त बना लिया है, फेक मैसेज की वजह से इसने अपनी पहचान बना ली है, ये व्यक्ति अब किसी भी किस्म के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हमले को वो हमला ही नहीं मानता। उसका इन हमलों को हमला न मानना इस बात का प्रमाण है कि वे फेक हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि फेक पर जब हमला होता है तो उसमें कोई असर नहीं होता क्योंकि फेक है। फेक पर हमला कौन लोग कर रहे हैं? फेक पर भारत में 3 तरह के लोग हमला कर रहे हैं। एक हमला करने वाले वे लोग हैं जो हैकर हैं, जो कभी आपके बैंक में रॉबरी कर रहे हैं, कभी आपके डाटा को ले जाते हैं। लाखों लोगों के डाटा जा चुके हैं। बैंक से हैकर्स ने इतने बड़े पैमाने पर डकैतियां की हैं कि इतनी डकैतियां पूरे 2000 साल में भारत में नहीं हुई। मुगलों ने जितना माल हिंदुस्तान में नहीं लूटा, उससे 10 गुना ज्यादा माल हैकर लूट कर ले गए।
लेकिन हैकरों के खिलाफ में कभी भी सरकार के मुंह से, आरएसएस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जिनका माल वो बैंक से लूट के ले गए उनमें अधिकतर हिंदू थे। फेक हमले करने वालों में दूसरा समूह है उन लोगों का जो पेड राइटर हैं, जो किसी न किसी मीडिया समूह के, किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रचारक के तौर पर, पेड प्रचारक के तौर पर काम करते हैं। और थर्ड वे लोग हैं जो ट्रोल की तरह काम करते हैं। ये तीन तरह के समूह हैं खास तौर पर, जो फेक हमले को संभव बनाते हैं और फेक में लोगों को कन्वर्ट करने का निरंतर काम करते हैं। और इनके हमले कोरोना के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना को तो एक घड़ी आप लड़ भी लेंगे, लेकिन इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। कोरोना के वायरस को आप पछाड़ सकते हैं उसकी वैक्सीन खोज के, लेकिन इनकी वैक्सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो, जिसे कहें कि मुखौटा, जिसकी आड़ में ये लोग छुपे रहते हैं, हैकर, ये जो पेड राइटर, ये ट्रोल, वो है बूमर। बूमर इनके मुखौटे का काम करता है, वो इनको छुपाए रखता है। और ये जो फेक लोग हैं उसी से सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हैं कि हमें कौन पकड़ लेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने मालिकों के लिए काम करते हैं। और मालिक बूमर को पेमेंट देता है। बूमर का काम यही है कि वह इनकी रक्षा करे, इनको छुपा के रखे, इनके डिटेल्स ना बताए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार को पहला यह काम करना चाहिए, जिनके भी फेक अकाउंट बने हुए हैं वो सारे के सारे फेसबुक, ट्विटर, सब पर से फेक अकाउंट डिलीट कर दिए जाएं। उसकी डिमांड क्यों नहीं करते ये लोग? मुझे रियल नागरिकों के अकाउंट चाहिए, मुझे फेक नागरिकों के अकाउंट नहीं चाहिए। एक एक बीजेपी के साइबर सेल के एक एक व्यक्ति के पास, कांग्रेस के साइबर सेल के एक एक व्यक्ति के पास, जो साइबर सेल में काम करता है, उसके पास में 10-10, 20-20, 100-100, 200-200 अकाउंट है। क्यों है भाई? फेक हमले करने के लिए। सारे दलों के लोगों को, सारे हिंदुस्तान के नागरिकों को फेसबुक, सोशल मीडिया पर लिखने का हक है, लेकिन फेक के नाम से नहीं। तो फेक की कल्चर को कल्टीवेट किसने किया? फेक की कल्चर को फलने फूलने किसने दिया? इन तीन लोगों ने। पेड राइटर, जिनके पीछे राजनीतिक दल हैं, वे कंपनियां जो कि फेक राइटिंग कराती हैं, जो अपने माल की बिक्री के लिए। एक और चीज है, ये जो फेक आदमी है जो कि इसमें लगा हुआ है सोशल मीडिया में, जिसको कि सोशल मीडिया में जो लगातार फीड तैयार करता है, जो हमारे बीच में आती रहती है व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये जो फीड तैयार करते हैं लोग, और लगातार मैसेज पर मैसेज पूरे वर्षा होती रहती है डेली 24 घंटे। ये लोग सिर्फ फेक मैसेज ही नहीं करते, ये स्वयं फेक ही नहीं है, बल्कि इनका एक अंडरवर्ल्ड भी है। और ये जो अंडरवर्ल्ड है, ये अंडरवर्ल्ड अगर मुझसे पूछें, नरेंद्र मोदी की दुनिया से ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझसे पूछे तो अमित मालवीय की ताकत नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर व्यक्ति, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर व्यक्ति वे लोग हैं जो कि बीजेपी के मीडिया सेल के टॉप पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वे रियल हमलावर हैं। मोहन भागवत ट्वीट करने थोड़ी जाते हैं, नरेंद्र मोदी ट्वीट करने नहीं जाते, फेसबुक पर लिखने नहीं जाते।
तो ये जो काउंटर हमलावर हैं जो कि लगातार 24 घंटे मशीन की तरह काम करते रहते हैं, इन्होंने कैसी दुनिया रची है? मैं सिर्फ एक बहुत ही विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन मैं एक मनुष्य भी हूं और मनुष्य के साथ साथ मेरा सत्य से गहरा लगाव है और सत्य से प्रेम है। अगर मैंने हिंदू धर्म को सीखा और सुना है और समझा है तो हिंदू धर्म में सत्य सबसे बड़ी चीज है। सत्य की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाइयां सबसे बड़ी लड़ाइयां रही हैं हिंदू धर्म के अंदर। सोशल मीडिया में जो लोग हिंदू हिंदू करके जो उन्माद पैदा किए हुए हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, भाई ये कैसा हिंदू है जो रोज झूठ बोलता है? लोग पहले भगवान का नाम लेने के लिए, सच बोलने के लिए सौगंध खाते थे, मंत्र जप करते थे 108 बार, कोई 21 बार, कोई 51 बार, कोई 1000, कोई 10,000। मंत्र किस लिए जपते थे? मंत्र इसलिए जपते थे कि हम ईमानदारी से रहेंगे और सच बोलेंगे। मंत्र इसलिए नहीं जपते थे कि हम अंधविश्वास में विश्वास करेंगे और पूजा करेंगे। मंत्र का उदय हुआ था ईमानदारी से जीने की जीवन शैली का विकास करने के लिए, फेक जीवन शैली से लड़ने के लिए। और इसी वजह से मंत्र सबसे महत्वपूर्ण थे और आज भी हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने मंत्रों को अंधविश्वास में और झूठ में कन्वर्ट कर दिया। तो जो नया हिंदू है और नया हिंदुओं का नायक है, वो झूठ के बिना चल ही नहीं सकता। उसके फॉलोअर भी झूठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल डाटा कह रहा है। मसलन अगर सारी दुनिया का नक्शा उठाएं तो सारी दुनिया के नक्शे में मसलन 2018 को लें तो ट्रंप के 4,79,00,000 फॉलोअर थे और इन 4,79,00,000 फॉलोअर में 37% फेक थे। ट्रंप ईसाइयत के प्रतीक थे। ईसाई जो जस्ट लाइक विश्व हिंदू परिषद और ये जो आरएसएस के लोग हैं, इन्हीं की तरह ईसाई फंडामेंटलिस्ट ट्रंप के साथ थे और ट्रंप के लिए लड़ रहे थे। और वे लोग ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ट्रंप के फॉलोअर कैसे कितने थे जो फेक थे? 37%। ट्रंप के बाद में सारी दुनिया में जो सबसे महान व्यक्ति सोशल मीडिया में जिसको दर्ज किया गया वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के 4,30,00,000 फॉलोअर हैं और इनमें 60% फेक हैं। पोप फ्रांसिस के 67 लाख फॉलोअर हैं, इनमें 59% फेक हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी के ट्वीट को बहुत लोग फॉलो करते हैं, इल्यूजन है नरेंद्र मोदी को। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि ट्वीट पर 63 मिलियन जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं, उसमें 45 मिलियन पेज लाइक किए गए हैं और 50 मिलियन एक्चुअल में फॉलोअर हैं और बाकी फेक फॉलोअर हैं। ट्विटर पर यह चीज नोटिस की गई कि ट्विटर पर एक बहुत बड़ी संख्या है नरेंद्र मोदी के फॉलोअर की, जिसमें एक बड़ी संख्या फेक फॉलोअर की। मेरा सिर्फ छोटा सा प्रश्न है,
आपको ये फेक फॉलोअर क्यों चाहिए? आप ये फेक कैडर क्यों तैयार कर रहे हैं इंटरनेट पर? आपके ये वे कौन लोग हैं इनके फेक फॉलोअर्स को आपने अनफ्रेंड क्यों नहीं किया? आप कह ही सकते हैं देश के खिलाफ में कोई लिखता है तो, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लिखता है तो आप तत्काल ट्विटर को लिखते हैं। लेकिन अगर ट्विटर पर आपके फेक फॉलोअर हैं या फेसबुक पर आपके फेक फॉलोअर हैं तो आपने कभी उनको एक चिट्ठी नहीं लिखी कि मेरे फेक फॉलोअर को हटा दिया जाए? वो छांटते बैठे बैठे। तो मैं जो चीज आपसे साझा करना चाहता हूं ये कि ये जो नई किस्म की जो डिजिटल पॉलिटिक्स और डिजिटल डिप्लोमेसी जो शुरू हुई है इस दौर में, खासतौर पर कोरोना पीरियड में डिजिटल डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा हो रही है, तो उसमें ये जो फेक फॉलोअर है, ये जो फेक आदमी है, ये जो फेक राइटर है, ये जो फेक राइटर्स का जो पूरा गैंग है, इनका एक अपना एक अंडरवर्ल्ड भी है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं। और ये जो फेक लोग हैं, ये फेक लोग ही हैं जो असल में बूमर को ऊर्जा देते हैं। ये बूमर मशीन का हिस्सा है। आप पैसा दीजिए, आप देखिए, फिर देखिए मेरा क्या हाल होता है। मेरे तो अभी फॉलोअर इतने हो जाएंगे कि मेरे पास अगर पैसे हो तो मैं नरेंद्र मोदी से ऊपर जा सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं। तो फेक राइटर, फेक ट्वीट, फेक अकाउंट, फेक पर्सन, फेक फॉलोअर, फेक सोसाइटी। अब आप उस फेक सोसाइटी से कैसे उम्मीद करते हैं कि वह सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हमलों का प्रतिवाद करे, उनका मुकाबला करे? वह तो फेक है। आप सर पटक के मर जाइए, आपको मिलेंगे नहीं जो नरेंद्र मोदी के हमलों का विरोध करने वाले हो सोशल मीडिया में। गिनती के लोग मिलेंगे जिन्हें आप जानते हैं। एक अन्य चीज है जो कि इस फेक के पूरे प्रोसेस में जो दिखाई दे रही है वो ये कि जब से ये फेक का फिनोमिना इसमें कॉन्स्टेंटली बढ़ा है तो मीडिया एक तरफा होता चला गया है। और मीडिया का एक तरफा होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन प्रायोजक है और किसकी फाइनेंसिंग है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भास्कर अखबार की आज की ही जो खबर थी कि किस तरह से कोरोना पीरियड में फेक न्यूज का, कोरोना के इलाज के बारे में फेक न्यूज का सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया? फेसबुक और ट्विटर ने। क्यों? क्योंकि उसके पास में प्रायोजक थे जो उसे विज्ञापन देते थे, और जो विज्ञापन दाता उनकी फेक न्यूज सेंसर नहीं होती। वे लोग कहते हैं ट्विटर का कहना है कि फेक आदमी को हम खोजने में असमर्थ हैं। हमारा मानना है कि ये संभव है। आप फेक को भी खोज सकते हैं, बस फर्क ये है कि आपके विज्ञापन चले जाएंगे। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। चूंकि ये अभी फेज हेल्थ के प्रसंग का है, तो हेल्थ के प्रसंग के संदर्भ में मैं ये बात अंडरलाइन करके मैं बाकायदा इंफेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। समाज में एक बड़ा हिस्सा है जो कि कैंपेन कर रहा है कि वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, गंगा स्नान जरूरी है, तालाब का स्नान जरूरी है, ओम नमः शिवाय
का मंत्र जपना जरूरी है, रुद्राभिषेक कराना जरूरी है। जी नहीं, वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए इसे। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन बनाई है XYZ, उसकी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। वह खामियां आएंगी, उनकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन जीवन रक्षक दवा है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन्होंने जीवन रक्षक दवा बनाई है, आप बाबा रामदेव की तरह न सोचें कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी तो लोगों को कोरोना हो रहा है, लोग मर रहे हैं। एलोपैथी की दवा खाने के बावजूद भी तो 3 लाख से अधिक लोग मर गए। जी नहीं, वैक्सीनेशन और ये वैक्सीन बन रही, ये जीवन रक्षक दवाएं हैं, ये जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। शिक्षितों में एक बड़ा हिस्सा है जो वैक्सीनेशन से भागता रहा है, अभी भी भाग रहा है। वे गांव के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग फेक न्यूज देखते हैं, फेक आइडेंटिटी में अपने को कन्वर्ट कर चुके हैं, फेक फोटो देखते हैं, फेक खबरें देखते हैं, वे ही असल में वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। जो फेक समाज आपने, जो फेक चेतना आपने लोगों के बीच में गढ़ी है, और ये फेक चेतना और फेक समाज को निर्मित करने में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की सबसे बड़ी भूमिका, RSS की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो फेक न्यूज के गुलाम है वही वैक्सीनेशन से एस्केप कर रहे हैं। लोगों में यह धारणा फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन के बिना लोग स्वस्थ रहेंगे, यह गलत है। यह भी गलत है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वे स्वस्थ हैं। वो आज स्वस्थ है, कल अस्वस्थ हो सकते हैं। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि हेल्थ तो प्रकृति की देन है। हेल्थ तो प्रकृति की देन है, लेकिन वायरस से रक्षा के प्रयत्न वे जरूरी हैं कि नहीं है? वे जरूरी हैं। चूंकि सोशल मीडिया ने फेक का सबसे बड़ा कारोबार किया है कोरोना के पीरियड में, और वैक्सीन विरोधी धारणा का सबसे ज्यादा प्रचार किया है, इसलिए मेरा मत यह है, और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। और वैक्सीनेशन का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो लोग फेक न्यूज के प्रोपेगेंडिस्ट रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। कोरोना के समाधान के सबसे बड़े फेक प्रचारक कौन लोग रहे? वे लोग रहे जिनका भगवा राजनीति से गहरा संबंध है। ये जिस मॉडर्न मेडिसिन की हम लोग बात कर रहे हैं, एलोपैथी की बात कर रहे हैं, इस मॉडर्न मेडिसिन ने मनुष्य की जिंदगी को दुगना किया है, इससे मनुष्य की जिंदगी कम नहीं हुई है। जो लोग मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी का, वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, वे बेसिकली नॉनसेंस कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनका जीवन में विश्वास नहीं। उनका विश्वास किसमें? उनका भगवान में विश्वास है। भगवान की जब तक इच्छा है तब तक जिंदा रहेंगे, भगवान जब उठा लेंगे चले जाएंगे। वैक्सीन की क्या जरूरत है? और यही प्रचार बेसिकली उन लोगों ने किया है जो कि फेक न्यूज, फेक पर्सन, फेक पोस्ट, फेक मैसेज, इसका धंधा करते रहे पिछले 7 साल से। वैक्सीनेशन के सच को, वैक्सीनेशन के फायदे को लोगों के बीच में ले जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोगों के दीर्घ जीवन के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है, जरूरी है। सुरक्षा और सुविधा के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। किसी किस्म का सिनिसिज्म नहीं होना चाहिए।
झूठ से बचने का अभी एक सबसे बड़ा औजार है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लगाओ। जिन लोगों ने झूठा प्रचार किया है कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। थे हमारे समाज में ऐसे लोग जो ये मानते थे कि शीतला माता की पूजा करो तुम्हें चेचक नहीं होगी, लेकिन शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं रुकी। चेचक रुकी जब उसके खिलाफ में हमने बाकायदा नीचे मासिव ड्राइव शुरू की, टीके लगाए। भगवान की पूजा करने से आप वायरस से मरने से नहीं बच सकते। मंत्र के जपने से आप वायरस के हमले से नहीं बच सकते। वैक्सीन, सिर्फ वैक्सीन। जो झूठ बोलते हैं, जो अपने झूठ को प्रमाणित करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, जो झूठ को प्रमाणित करने के लिए मंत्र का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, वही लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अंत में जो सबसे मतलब ट्रेजिक चीज है वो ये कि सोशल मीडिया की जो केंद्रीय विशेषता है वो ये है कि आप जो कुछ इस पर कहते हैं उसे वो अर्थहीन बना देता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी यहां बोलते हैं और लिखते हैं उसमें संदर्भ आपके लेखन में जनरली नहीं होता। अधिकतर लोग संदर्भ के बिना लिखते हैं। आप जब भी कुछ लिखें तो संदर्भ जरूर दें। संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फेसबुक में संदर्भ के बिना लेखन बड़े पैमाने पर है। दूसरी चीज जो नजर आती है वो ये कि जो संदर्भ के बिना लिखते हैं, अब मान लो आपने लिख दिया कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस में धुलते थे। अब आपको कोई मालूम ही नहीं है, फैक्ट ही नहीं मालूम, लेकिन आपने लिख दिया। आपने जो मन में आई, आपने किसी भी कांग्रेस के नेता के बारे में लिख दिया, आपने अंबेडकर के बारे में लिख दिया, संदर्भ से काट के। आपने ओबीसी के बारे में लिख दिया, आपने एससी एसटी के बारे में लिख दिया। तो जब आप संदर्भ से काट के कोई चीज फेसबुक में लिखते हैं या सोशल मीडिया में लिखते हैं तो आप बेसिकली अर्थहीन हो जाते हैं। आपका लिखा अर्थहीन हो जाता है। तो सोशल मीडिया में लिखते समय संदर्भ का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। अंबेडकर ने कौन सी बात किस संदर्भ में कही, नेहरू ने कौन सी बात किस संदर्भ में कही, गांधी ने कौन सी बात किस संदर्भ में कही, हेडगेवार ने कौन सी बात किस संदर्भ में कही, या बाला साहब देवरस ने कौन सी बात किस संदर्भ। संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप संदर्भ से काट के अगर बात पेश करेंगे तो फिर यह बात तरह तरह से घूमेगी लोगों के बीच में। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब आपकी बात को शेयर करता है तो वो तो संदर्भ नहीं जानता। उसे उसकी प्रामाणिकता का भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बीमारी के शिकार हैं कि हम लिखते तो हैं लेकिन संदर्भ के बिना। तो अगर आप संदर्भ के बिना लिखेंगे तो आपका लेखन अर्थहीन हो जाएगा। और अभी जो माहौल बना है पिछले 7 साल में, अब वो ये कि अब वो यहां पर प्रायोजित भीड़ है सोशल मीडिया में। उस प्रायोजित भीड़ के कमेंट्स होते हैं और ये जो कमेंट्स हैं वो ये प्रायोजित भीड़ की टिप्पणियां हैं। ये प्रायोजित भीड़ की टिप्पणियां सत्य की हत्या का और संदर्भ की हत्या का काम करती हैं।
तो सोशल मीडिया की ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जेरोम लेनियर ने कहा सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोशल मीडिया अर्थ की ही हत्या कर देता है। कोई नहीं जानता कि आप जो कह रहे हैं उसे लोग किस अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। वो उस अर्थ में ग्रहण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी और अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। जब आप डायरेक्टली ऑडियंस में बात करते हैं तो आप ऑडियंस को देख के अपने को संतुलित करके बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जब आप लिखते हैं तो आपके सामने कोई ऑडियंस नहीं होती। आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन है जिस पर कि आपको लिखना है। तो सोशल मीडिया के जरिए बोलना अपने आप में बोलना नहीं है, बल्कि उसका एक संदर्भ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो भी बोले, जो भी लिखें, वो संदर्भ सहित बोले और संदर्भ सहित लिखें। आप जो कहते हैं उसे अन्य किसी और तरह से ग्रहण न किया जाए, या कोई उससे मुनाफा ना कमा पाए। लेकिन यहां मुनाफे की संभावनाएं हैं। तो जो लोग क्रेजी की तरह फेसबुक पर मूव करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, संदर्भहीन ढंग से लिखते रहते हैं, और उस लेखन को ही वे मूर्ख लोग अपनी उपलब्धि भी मानते हैं। यही वह जगह है जहां से कि बूमर जो है वो आपके संदर्भ को अपने संदर्भ में रूपांतरित कर लेता है। वह पहले से चले आ रहे सोशल मीडिया फ्लो में आपके संदर्भहीन लेखन को रूपांतरित कर लेता है। उसके बाद आपका कोई नाम नहीं होता, आपका सिर्फ एक नंबर होता है। मेरे भी 14,500 फॉलोअर हैं। मेरे अभी तक मैंने अभी उनमें से 14 के भी दर्शन नहीं किए। तो आपके फॉलोअर है, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं उनको। तो वहां जो कुछ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। आपकी लाइक है वो नंबर में कन्वर्ट हो रही है, आपके फ्रेंड्स हैं वो नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके फॉलोअर हैं वो नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये काम कौन कर रही है? ये काम एक निश्चित समय सीमा के तहत बूमर मशीन कर रही है। अब आप रियल नहीं है, बल्कि एक नंबर है, और आप सोशल मीडिया में कैद हैं। और जब आप एक नंबर बनते हैं तो आप सिस्टम के सब सर्वेंट बनते हैं। मसलन मैंने किसी व्यक्ति की पोस्ट को लाइक किया तो वहां एक नंबर बढ़ गया, और मालूम पड़ा मैंने जिसको लाइक किया वो बीजेपी का प्रचारक है, वो बीजेपी का एम्प्लॉई है। तो मैं किसका वो एम्प्लॉय बन गया? मैं एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय बन गया, सर्वेंट बन गया, सॉरी। तो ये बूमर मशीन आपको नंबर में कन्वर्ट तो करती है, नंबर में कन्वर्ट करने के साथ साथ आपको नौकर का नौकर बना देती है। और आप फिर उस रियल लाइफ जो कि फेसबुक आपको दिखाता है, सोशल मीडिया आपको दिखाता है, तो आपकी अब पहचान किससे होगी? आपकी पहचान अब अपने नाम से नहीं होगी, आपकी पहचान नंबर से होगी।
तो आपके नंबर का वेरिफिकेशन सार्वजनिक तौर पर होता है। कितने लोग लाइक कर रहे थे, उनमें कौन कौन लोग थे, उनमें ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, कौन, कितने नंबर हो गए? 500। तो आपका नंबर बनना, यह आपकी हैसियत, आपकी सामाजिक पहचान, आपकी व्यक्तिगत पहचान, इन सबको आपसे छीन लेता है। और जब ये आपसे ये छीनता है और आप नंबर में बदलना शुरू होते हैं, तो आप कल्पना कीजिए आप कहां हैं। हिटलर के यातना शिविरों में लोगों के नाम नहीं होते थे। यातना शिविरों में लोगों के नाम नहीं होते, नंबर होते हैं। जनरल लेनियर कहते हैं कि ये जो बूमर मशीन जो आपको नंबर में कन्वर्ट करती है, ये आप याद कीजिए कि आप अब किस दिशा में जा रहे हैं। हर कैदी के ऊपर एक छाप होती थी नंबर की, यात्रा शिविर में होता था। सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनका भी एक नंबर है। सब लोग जानते हैं नाजी थे जिन्होंने बायोमेट्रिक पहचान के साथ नंबर दर्ज करने की परंपरा शुरू की थी। जो सोशल मीडिया में नंबर का गेम खेलते रहते हैं, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने लाइक, हमारा इतना लाइक, ये जो नंबर का जो गेम खेलते रहते हैं, उनको ये बात अप्रिय लग सकती है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सोशल मीडिया में व्यक्ति की पहचान नंबर में रूपांतरित हो रही है। अब नंबर एक दूसरे को शुभकामनाएं नहीं दे पाते, वे एक दूसरे के भले के बारे में भी नहीं सोच पाते। और ये नंबर क्या करते हैं? ये नंबर यथार्थ को छिपाने का काम करते हैं और ये आपकी गतिविधियों को भी छिपाने का काम करते हैं। अंत में ये जो नंबर का खेल है, ये नंबर का खेल आपको किस दिशा में ले जाएगा, हमारे यहां जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट के पत्रकार हैं, उनसे भी हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि वे संदर्भ के बिना न लिखें, अन्यथा उनके भी विसंदर्भीकृत होने की संभावनाएं प्रबल हैं। हर एक पत्रकार अपने को साइबर से जोड़ने में लगा हुआ है। हर एक पत्रकार जो है अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। हर एक पत्रकार जो है अपनी बाकायदा वेबसाइट लेकर आ रहा है। चर्चित पत्रकारों की चर्चित स्टोरियां खूब आ रही हैं। और वे बार बार कह भी रहे हैं कि उनके इतने फॉलोअर हो गए हैं, आप जाके वहां लाइक कीजिए, उनके फॉलोअर बढ़ाइए, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। जनरल लेनियर कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन है, ये ऑनलाइन जो राइटिंग है, ऑनलाइन जो पाठक है, इसमें अधिकतर फेक रीडर है। ऑनलाइन जो अधिकतर कमेंटेटर हैं, ये फेक कमेंटेटर हैं। और ऑनलाइन जो शेयर करने वाले हैं, इनमें अधिकतर फेक शेयर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें असल चीज कौन सी है? विज्ञापन पाने की जो होड़। आपके जितने ज्यादा लाइक होंगे, आपके जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे, आपके जितने ज्यादा शेयर किए जाएंगे, आपके पास में विज्ञापन की उतनी ही संभावनाएं होंगी। तो अब नंबरों का जुगाड़, पहले वह ईमानदार पत्रकार,
ईमानदारी से प्रेस की सेवा कर रहा था। अब वह ईमानदार पत्रकार ईमानदारी से सोशल मीडिया की सेवा में आ गया है। और वह नंबरों के जुगाड़ में लग गया है। और ये नंबरों का जुगाड़ वैसे ही है जैसे कंसल्टेंसी फर्में करती हैं। कंसल्टेंसी फर्में आप ज्वाइन कर लीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, वो आपके लिए नंबर जुगाड़ कर देंगे। आपको याद हो 2-2.5 साल पहले गाजियाबाद से ही उन कंसल्टेंसी फर्मों के लोग पकड़े गए जो कि सिर्फ लाइक जुगाड़ करने का काम करती थी। तो सोशल मीडिया ने ये जो नई जो कल्चर है प्रोपेगेंडा की, फेक कल्चर, इस फेक कल्चर से हमारे अच्छे ईमानदार बेहतरीन लोगों को भी अब प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खतरा क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने पैसा कमाओ और खूब पैसा कमाओ किसकी भूख पैदा की है। जेरोन लेनियर कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया के इस भूख से लड़ना है तो इस भूख के बाहर निकल के देखो। पैसा कमाओ और पैसा कमाओ की होड़ से बाहर निकल के देखो, और फेक राइटर और फेक संसाधन के जरिए जो कम्युनिकेशन है इससे बाहर निकल के देखो। और यही वजह है कि वो ये कहते हैं कि इतना जब फेक का कारोबार है कि फेक राइटर है, फेक पाठक है, फेक स्पॉन्सरशिप है, तो फिर सोशल मीडिया पे अकाउंट की जरूरत क्या है? जरूरत तो है रियल में लिखो, रियल में बोलो, रियल प्रश्नों पर बोलो और संदर्भ में लिखो, और पैसे के बिना लिखो, विज्ञापन के बिना लिखो। विज्ञापन के लिए जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो आप उसी दिन अपने को आप गिरवी रख देते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि आपके लिए असली खतरे की शुरुआत होती है। और यही वो जगह है जहां से कि एक नई परिघटना शुरू होती है जिसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। वो ये कि ये आपके अंदर की समानाभूति की जो भावनाएं हैं उनका वह अपहरण कर लेता है। सोशल मीडिया कैसे समान अनुभूति की भावनाओं को अपहरित करता है, इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।